अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चाइना को देखेंगे। हमने पहले कॉन्टिनेंट सारे कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये है कि हमने कंट्री वाइज लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैंने चाइना से स्टार्ट किया है क्योंकि आप लोगों को पता है कि चाइना जो है वो आजकल ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वन बेल्ट वन रोड की वजह से। तो हम स्पेसिफिकली आज बस चाइना के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं पीपीएससी और एफपीएससी के अकॉर्डिंग जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, आगे नैब का भी पेपर आने वाला है, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर लिए गए हैं। ये आप लोगों को पहले पता ही है कि चाइना जो है ये चाइना की शेप है और चाइना के साथ 14 कंट्रीज़ की बॉर्डर्स लगती हैं, ठीक है। और ये नंबरिंग मैंने की हुई है और उसके बाद आपको ये साउथ चाइना सी है और इसमें आपको पता है कि पैसिफिक ओशन है और इधर वेस्ट में आएंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ये सारी आपको जब एशिया का मैप किया था तो मैंने काफ़ी डिटेल में ये आपको करवा दी थी। अब ज़रा हम देखना चाहेंगे कि जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं चाइना के और उसके अंदर मेन जो हैं उसकी फिजियोग्राफी को देखेंगे, माउंटेन रेंजेस को देखेंगे और उसके रिवर्स को देखेंगे। अच्छा, तो ये हम देखते हैं कि ये चाइना के नॉर्थ में अगर हम ये देखें तो ये है जी आपका मंगोलिया, ठीक है, और मंगोलिया के ऊपर रशिया है। मंगोलिया के अंदर फेमस ये डेजर्ट है गोबी डेजर्ट जो कि चाइना और मंगोलिया की लैंड पे है। उसके बाद चाइना की ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है, जो कि स्पेस से भी ये ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर है जो कि स्पेस से भी नज़र आता है, ठीक है। अब तो इरोजन हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है पिंक कलर की यहाँ से शुरू हो रही है, ये सिल्क रोड है और ये यहाँ से आगे यूरोपियन कंट्री से होती हुई नेदरलैंड तक जाती है, ठीक है। और ये सिल्क रोड और उसके साथ ही ये मैं बताऊंगी सिल्क रोड और मैरीटाइम रोड, ये दो रोड्स हैं जो कि मेन जो आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसका हिस्सा है। एक्चुअली वन बेल्ट वन रोड यही है कि इसको हम सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और उसके साथ 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड है। और इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो कब तक होगी? 2049 तक। 2013 से स्टार्ट हुई, अब 2049 ही क्यों सिलेक्ट किया है चाइना ने? आपको पता है कि 2049 चाइना का जो है 100th एनिवर्सरी है चाइना की, ठीक है। तो इन्होंने उसके साथ किया है कि 100 साल हो जाएंगे चाइना को बने हुए और उस साल इन्होंने इस सब की ओपनिंग करनी है। ये तकलामकान डेजर्ट है, चाइना का बिगेस्ट डेजर्ट है और ये जो है इसे सी ऑफ डेथ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स बहुत पॉइजन स्नेक्स होते हैं और टेम्परेचर बहुत हाई है, इसकी वजह से इसे सी ऑफ डेथ भी कहते हैं। उसके बाद आप देखें चाइना का आपको पता है कैपिटल सिटी बीजिंग है और यहाँ पे ये एक रिवर है हवांगू रिवर जिसको सारा ऑफ चाइना भी कहते हैं और इसके अलावा इसे येलो रिवर भी कहते हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ से ये वुहान सिटी के साउथ से यांगदा से रिवर गुजर रहा है। वुहान सिटी का आप लोगों को अब तो पता चल ही गया होगा, कोरोना वायरस वुहान सिटी से शुरू हुआ और ये यहाँ से ये यांगदा से रिवर आ रहा है जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट और उसके अलावा चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। उसके बाद इस पे आपको पता है 3 जॉर्जेस डैम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है जो कि ये यहाँ पे ये मैंने एक रेलवे ट्रैक बनाया है जो कि ग्वांगझू से शेनसेन तक और फिर वहाँ से हांगकांग तक जाता है। ये 23 सितंबर 2018 को इन्होंने शुरू किया है और हांगकांग इससे अनॉय है
क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है हांगकांग को कुछ नहीं उसमें से मिल रहा। तो आपको पता ही है कि वन चाइना वन लैंड टू सिस्टम कहा जाता है कि यहाँ पे हांगकांग के अंदर कैपिटलिज्म है और चाइना के अंदर कम्युनिज्म या सोशलिज्म है। आपको पता ही है कि जब सेकेंड ओपियम वार हुई थी और उससे पहले फर्स्ट ओपियम वार हुई जब, तो ये जो हांगकांग है ब्रिटिशर्स और चाइनीज़ के दरमियान हुई थी फर्स्ट ओपियम वार 1839 से 1842 के दौरान। उस दौरान क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज थे चाइना के वो ऑक्युपाई कर लिए थे। वो एक्चुअली चाइना ये चाहता था, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, चाइना ये चाहता था कि वो ओपियम की जो ट्रेड है ना इसे रोक दे। लेकिन जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने आगे से ग्रेट ब्रिटेन जो है उन्होंने रिटेलिएट किया उसको रोकने के लिए, आपस में इनकी वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन एट द एंड चाइनीज़ को सरेंडर करना पड़ता है और हांगकांग, इस तरह से फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1980s के अंदर और फाइनली 1997 में हांगकांग जो है चाइना को हैंडओवर कर दिया गया। बट कंडीशनली था कि एक तो ये कि यहाँ पे कैपिटलिज्म ही रहेगा, यानी कि पीपल्स जो हैं वहाँ के नेटिव हैं जो चाहते हैं वो सिस्टम वहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो कंडीशन थी ये उनके 100 ईयर्स तक थी कि 100 ईयर्स तक ये एज इट इज सेटअप चलाएंगे। उसके बाद अगर चाहें तो चाइना के सिस्टम मर्ज हो सकते हैं और अगर चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये बाकी इसकी डिटेल हम हांगकांग इशू के साथ करेंगे। और हांगकांग का मतलब जो है वो है फ्रेग्रेंट हार्बर, यानी खुशबू वाली हार्बर। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत हाई बिल्डिंग्स हैं, इसलिए इसको स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। इसके ऊपर ये साउथ चाइना सी है, ताइवान स्टेट, ताइवान। अब ताइवान और चाइना का हमने देखना है लिंक क्या है कि ताइवान को पहले, यानी कि ताइवान को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और पहले ताइवान समझो कि एडमिनिस्ट्रेशन सारे चाइना की जो मेन लैंड है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ताइवान संभाल रहा था। और आपको पता है कि 1945 में जब मेंबरशिप ज्वाइन की थी चाइना ने, तो उस वक्त एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान था इसकी मेंबरशिप थी। 1971 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसने ज्वाइन किया था यूएनओ को, यानी कि उन्होंने ताइवान से करके मेन लैंड है चाइना की उसको मेंबरशिप दी। ये मेंबरशिप ट्रांसफर हुई थी 1971 में। और 45 से 71 तक क्या था, रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स ताइवान ही ये सारा यानी कि मेंबरशिप रही और इनको रेगुलेट करता रहा। अब इनके दरमियान बहुत ज़्यादा है कि चाइना ये कहता है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये जो है इसके अंडर नहीं है बल्कि ये इसका पार्ट है। ताइवान कहता है कि ये मेरे अंडर है और मैं यानी कि एक इंडिपेंडेंट हूँ, इसे मेरे मुताबिक चलना चाहिए ना, आपस में इनका भी डिस्प्यूट है। उसके अलावा ये है यहाँ पे येलो सी जो है जिसकी वजह से चाइना को येलो लैंड भी कहते हैं। उसके ये 6th दुनिया में छठा बड़ा सी है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इधर आ जाएं, ये मैंने आपको बता दिया है। नीचे हम देखते हैं, अच्छा अब हम आगे जी साउथ एशियन स्टेट्स, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और फिर उसके बाद इंडिया आ गया। अब इंडिया को हम फोकस करेंगे। इंडिया के अगर नॉर्थ में देखें तो चाइना में ये तिब्बतन प्लेटू है। इसमें ऊपर वाली साइड पे तिब्बतन प्लेटो के ऊपर देखें तो माउंटेन कुनलन शान जो हैं ये पहाड़ हैं, ठीक है। और अगर तिब्बतन प्लेटो के साउथ में हम देखते हैं तो ये हिमालय रेंज है, आपको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीक्स हैं जिनकी 7000 से अबव जो कि हाइट है। और यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, नेपाल तिब्बत के दरमियान 8848 मीटर उसकी हाइट है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो हिमालय की पीक है वो कौन सी है, नागा पर्वत है।
अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ नेपाल आ गया, भूटान। अब ये कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात इतने ख़ास नहीं रहे। 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान में वॉर हो जाती है और इनके अब जो करंट डिस्प्यूट्स हैं वो सियाचिन पे है, हिमाचल प्रदेश पे, और उनके यानी कि और भी कुछ हैं जो जिन इलाके जिन पे इनके आपस में डिस्प्यूट हैं। दलाई लामा जो है एक स्पिरिचुअल लीडर था जो कि इंडिया आया चाइना से, ठीक है। ये दक्कन प्लेटू है जो एशिया है आपका, वहाँ पे 3-4 फेमस प्लेटूज हैं। दक्कन प्लेटू हो गया, तिब्बतन हो गया, अनातोलियन मैन जो आपको पढ़ाया था टर्की में, पहले हमने पढ़ा था एशिया के लेक्चर में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आ जाते हैं हम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ये कंट्री वाइज में लेके चल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आपको इनके बारे में ना पता होना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना के ऑफ कोर्स आपको पता है कि इनकी फ्रेंडशिप हमेशा से ही है और आपको करंटली जो है सीपैक का प्रोजेक्ट जो कि 2015 से शुरू हुआ था, ये अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे खित्ते के लिए भी और पाकिस्तान और चाइना के लिए भी। ये लाइन मैंने शो की है जो कि सीपैक को शो कर रही है। ये गवादर पोर्ट है, यहाँ पे चाइना के शहर काशगर से लेकर और गवादर तक ये जो है एक राहदारी है। ऑलमोस्ट 3200 और 3000 किलोमीटर इसको यानी कि इसकी लेंथ है। अब हमने ये देखा है कि इनके जो हैं लिंक्स, ये 20 अप्रैल 2015 से शुरू हुई और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आया था चाइना का प्रेसिडेंट, उन्होंने 50 एग्रीमेंट्स किए थे पाकिस्तान के साथ। ये अफ़गानिस्तान चाइना को वाखान कॉरिडोर के थ्रू ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करते हैं। ऊपर किर्गिज़स्तान है जिसका सेंट्रल स्टेट, और ये कज़ाकिस्तान है। ये देखें कि कज़ाकिस्तान से गुजर के जा रहा है आपको ये सिल्क रोड। अब हम इसके देख लेते हैं मेन जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनका लिंक चाइना से है और अक्सर ये पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हम देखते हैं कि मार्को पोलो कौन था। मार्को पोलो एक्चुअली वीनस का रहने वाला था, वीनस में पैदा हुआ, इटली के शहर वीनस में, ठीक है। 1254 से इसकी 1324 तक का ये टाइम पीरियड है, यानी कि ये तब पैदा हुए, 1324 में इनकी डेथ हुई। ट्रैवलर थे, यूरोप से ये फार ईस्ट एशिया तक यानी कि चाइना से परे तक इन्होंने ट्रैवल किया और ये कुबलाई खान के दौर में आए थे। कुबलाई खान कौन था? चंगेज़ खान का ग्रैंडसन था, ठीक है। और इन्होंने गोबी डेजर्ट के साथ भी यानी कि यहाँ से सिल्क रोड ये सारे इन्होंने विजिट किए थे। उसके अलावा इब्ने बतूता का अक्सर पूछा जाता है। इब्ने बतूता जो है ये अफ्रीका के शहर मोरक्को के रहने वाले थे। उसके एक सिटी तेंजे में पैदा हुए। 1304 से 1369 तक इनका है टाइम पीरियड। इनकी रहला जो है एक बुक थी जिसका मतलब जर्नी है। और ये जी ग्वांगझू तक पहुँचे थे, बीजिंग गए, हांगझू गए, ग्वांगझू गए और चाइना यानी कि सारे इन्होंने वॉल ऑफ चाइना को विजिट किया। और मंगोल खान जो थे उस वक्त मंगोल खान से मिले और इन्होंने अफ्रीकन सिटी भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि अफ्रीका के इजिप्ट, इराक ये सारे विजिट किए। ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज़ में ये गए। और एक और इब्न बतूता का जो है वो टिम्बकटू से है, माली के शहर टिम्बकटू में ये गए जो है काफ़ी फेमस है। टिम्बकटू की वजह से इब्न बतूता को बहुत ज़्यादा जाना जाता है। फिर इसके अलावा चंगेज़ खान का नाम आपने सुना होगा। एक्चुअली जो चंगेज़ खान था वो मंगोलियन फाउंडर था, मंगोल डायनेस्टी वो उसने उसकी बुनियाद रखी और सुप्रीम खान था मंगोल्स का। और 1206 से 1227 तक इसने हुकूमत की मंगोलिया पे और ये 1227 में इनकी डेथ हो जाती है। तैमूजिन इनका असल नाम था। कुबलाई खान इनके ग्रैंडसन थे जो कि चाइना के एम्परर भी रहे और 1260 से 1294 तक रहे, जो इन्होंने यान डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी और ये ग्रैंडसन थे चंगेज़ खान के।
ये मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट ओपियम वार हुई, सेकेंड ओपियम वार हुई, ये इनके टाइम पीरियड थे। एट द एंड क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और इधर तो फ्रेंच भी आ गए थे, वही हमेशा विनर होते थे और चाइनीज़ को हमेशा सरेंडर ही करना पड़ता रहा। अब और कुछ मेन फैक्ट्स हैं चाइना से रिलेटेड, आपको पहले भी ये पता है। बिगेस्ट पॉपुलेशन वाइज यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी है चाइना की, और एरिया वाइज ये चौथे नंबर पे है। दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर यूएस से, और इनका डिफेंस बजट वर्ल्ड में सेकंड है आफ्टर यूएस है। ठीक है, मैंड्रिन जो है इनकी लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है ओवरऑल वर्ल्ड में। यॉन रेमिनबी इनकी करेंसी है। उसके अलावा चाइना के अंदर बुद्धिज्म, ताओइज्म और कन्फ्यूशिज्म ये मेन रिलीजन है इनके। नेशनल सिंबल जो है उसका है ड्रैगन है। ड्रैगन पावर, स्ट्रेंथ और गुड लक का सिंबल है। उसके अलावा जो नेशनल एनिमल है पांडा है। इसके अंदर जो फेमस डायनेस्टीज रही, क्योंकि यहाँ पे पहले डायनेस्टीज चलती रही थी, उनकी हुकूमत रही। जिया ओल्डेस्ट है सबसे ज़्यादा, और जोऊ जो है ये लॉन्गेस्ट हैं। मंगोल जो थे उन्होंने यॉन डायनेस्टी की बुनियाद रखी, आपने पहले कर लिया, कुबलाई खान ने इसकी बुनियाद रखी थी। और जो फर्स्ट थी वो शेंग और लास्ट किंग डायनेस्टी थी, क्वीन शाहून के नाम से किंग डायनेस्टी बनी। अब रह गया आपका लास्ट पॉइंट, इन्वेंशंस। चाइना ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट की, जिनमें सबसे जो फेमस है वो सिल्क है। सिल्क कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। कोकोन जो है ये एक्चुअली लार्वा होता है जो सिल्क कीड़े से, यानी कि उसका लार्वे से सिल्क ये तैयार करते थे, और इन्होंने काफ़ी से सीक्रेट रखा। और बहरहाल फिर भी ये एक्सपोज हो गया। यूरोपियन जो पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा कीन थे कि वो इस फन को सीखें। चाइना ने उसके अलावा क्या है कि पेपर, आपको पता है पेपर की इन्वेंशन चाइना ने की। जो पहली बार प्रिंटिंग हुई थी वो भी चाइना में। द डायमंड सूत्रा एक ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है, और ये यानी कि 868 कबल मसीह यानी कि ये हैं। उसके अलावा अब हमने जो आजकल पढ़ा है वो जोहानस गुटनबर्ग की बुक ही पढ़ते हैं कि इन्होंने प्रिंटिंग जो है इन्होंने इन्वेंट की। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो सिंपल प्रिंटिंग थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। लेकिन जो गुटनबर्ग ने की है वो कौन सी है, वो प्रेस प्रिंटिंग है। ठीक है, और ये 13वीं 14वीं सदी में, और वो तो बहुत पहले की बात है। कंपास इन्होंने ईजाद की, गन पाउडर, पेपर मनी चाइना ने किया, और उसके अलावा आकुपंक्चर आपको पता है कि ये एक ट्रीटमेंट है फॉर हीलिंग। और इनके 3 परफेक्शंस एक टर्म यूज़ होती है जिसके अंदर पेंटिंग, पोइट्री और कैलीग्राफी शामिल है। पोर्सिलिन जार और पगोडा, गोल्डन पगोडा, इनका वो एक टेम्पल भी है। अब हम आ जाते हैं, ये यानी कि अदर इंफॉर्मेशन थी। अब हम आ जाते हैं अपने वन बेल्ट वन रोड पे। वन बेल्ट वन रोड के ये 5 रूट्स हैं। एक रूट ये है, पहला रूट चाइना, मंगोलिया, रशिया, क्या कहलाएगा, चाइना मंगोलिया रशियन कॉरिडोर। ठीक है, सेकंड पे है चाइना, फिर आपका रशिया है, और ये सारा यूरो एशिया, ये वाला एरिया को यूरेशियन कहते हैं, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये वाला। ठीक है, ये 2 हो गया सेकंड पे। और थर्ड पे क्या है, चाइना सेंट्रल एशियन स्टेट से वेस्ट एशिया तक, यानी कि ये टर्की तक रूट जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल एशियन कजाकिस्तान से होता हुआ, उज्बेकिस्तान से होता हुआ आगे टर्की तक पहुंचेगा ये। इसे चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया कॉरिडोर कहते हैं। चौथे नंबर पे सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आप लोगों को इसके बारे में पता है। उसके बाद ये है चाइना से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश से गुजर के कलकत्ता की पोर्ट तक ये जा रहा है, ये वाला ये रूट। ठीक है, इसको चाइना बांग्लादेश इंडियन कॉरिडोर कहते हैं। 5th पे आ गया, ये लास्ट है, ये चाइना से म्यांमार और यहाँ से मलाय पेनिनसुला मलेशिया तक जा रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है,
ये इसके रूट्स हो गए ओबोर के। और ये आपको पता है ये ओबोर के जो मेजर दो पार्ट्स हैं उसमें एक तो सिल्क रोड है, वही जो कि बहुत सालों पहले बनाई गई, अब उसको रिन्यू किया जा रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मैरीटाइम रोड। ये स्टेट ऑफ मलाक्का के पास, यानी कि स्टेट ऑफ मलाक्का से यहाँ से आएंगे साउथ चाइना सी से, स्टेट ऑफ मलाक्का से गुजर के फिर हमने इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से ये आपकी पाक स्ट्रेट है, यहाँ से गुजर के, ठीक है, ये सारा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये रेड सी के पास से नीचे अफ्रीका है, ये रेड सी है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया पेनिनसुला आ जाएगा, यहाँ से गुजरते हुए स्विस कैनाल से निकलते हुए मेडिटेरेनियन सी से गुजरते हुए और आगे ये यूरोप तक जाएगी, ये जाएगा रोड, और ये वीनस, इटली के शहर वीनस तक जाता है। इस तरह से देखो, अगर आप ये गौर करो तो क्या है कि इन्होंने क्या किया है, एशिया और यूरोप को ब्लॉक कर दिया है अपने इन रूट्स के थ्रू, और ये इंटरलिंक्ड हैं, ऊपर से लैंड रूट, नीचे से मैरीटाइम रूट जो हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे आके इंटरलिंक हो जाते हैं। बस जी ये इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। लेकिन ये है कि बड़े प्यार से इसको आपने नीट करना है और बड़ा अच्छा सा तैयार करना है। आपके लोगों के पास टाइम है कि आप अब अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो बिजी रूटीन थी, अब जाहिर सी बात है सारी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपनी रिसर्च को बढ़ाएं, इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करें। अभी ये देखें कि मैंने तो अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग ये ऐड कर ली, इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड हो सकती हैं, वो आपने करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।